इसराइल की मिलिट्री ने अल शिफा हॉस्पिटल के ऊपर ऑपरेशन किया है। अल शिफा हॉस्पिटल नॉर्थ गाजा में है ये लोकेटेड। यहाँ पर ऑपरेशन के दौरान इसराइल सेना का कहना है कि उसने एक हमास का सीनियर फिगर जिसका नाम फैक महबूब हजरा है उसकी हत्या की है। इसराइली मीडिया ने ये भी रिपोर्ट किया है कि 80 लोगों को इसराइल सेना ने गिरफ्तार कर दिया है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि एक पत्रकार जिसका नाम इस्माइल अल गोर है उसको इसराइली सेना ने उसके साथ मारपीट किया और उसको गिरफ्तार कर लिया है। तेद्रस एधनोम गब्रियेसस ये WHO के डायरेक्टर जनरल है। इन्होंने कहा है कि इनको जब पता लगा कि गाजा में जो अल शिफा हॉस्पिटल है वहाँ पर रेड हुआ है इसराइल की तरफ से, तो इन्होंने चिंता जाहिर की अपनी तरफ से और कहा है कि इस तरह से हॉस्पिटल के ऊपर रेड नहीं होना चाहिए। इसराइल लंबे समय से ये हॉस्पिटल जो गाजा में उनके ऊपर रेड करता रहा है और इसराइल का कहना है कि यहाँ पर हमास के जो मिलिट्री फिगर है वो छुपे रहते हैं। इससे पहले भी कई बार इसराइल ने, चाहे वो साउथ गाजा का खान यूनिस वाला शहर के हॉस्पिटल हो, अल नसीर हॉस्पिटल के ऊपर भी उसने रेड किया था। और इससे के अलावा जो तमाम हॉस्पिटल है गाजा में उनके ऊपर रेड करके उन हॉस्पिटलों को काफ़ी नुकसान इसराइल ने पहुंचाया है। इसराइल ने कहा है कि उसने जो सिविलियन यहाँ पर लोग थे मौजूद उनको उसने सुरक्षित उनको जगह में पहुंचा दिया है। एक नई रिपोर्ट आई है यूएन की तरफ से, इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन। इसमें कहा गया कि गाजा में फेमाइन कभी भी आ सकता है और एक मिलियन लोग इस समय, जो कि पॉपुलेशन का हाफ है, वो इस कैटेस्ट्रॉफिक फूड सप्लाई से जूझ रहा है। और क्योंकि सप्लाई ना के बराबर गाजा के इलाके तक पहुंच रही है। इससे पहले यूएन का एक रिपोर्ट हो रही थी, उसमें भी कहा था कि मई 2024 तक अगर सप्लाईज को बढ़ाया नहीं गया तो यहाँ पर फेमाइन आ सकता है। ये भी कहा गया था रिपोर्ट में कि 3 में से 2 बच्चे इस समय माल न्यूट्रिशन से ग्रसित है और कई बच्चे अपनी माँ की कोख में ही उनका भूखमरी के कारण मौत हो जा रही है। अभी तक 27 बच्चों की माल न्यूट्रिशन और स्टार्वेशन की वजह से मौत हो चुकी है गाजा में। एलिन लबी ये इसराइल के स्पोक पर्सन है। इन्होंने कहा है कि इसराइल हर संभव कोशिश कर रहा है सप्लाईज को बढ़ाने के लिए और इसराइल ने अपनी तरफ से सब परमिशन दे रखी है। एयर से भी सप्लाईज आ रही है, लैंड से भी सप्लाई आ रही है और सी के रास्ते से भी सप्लाई आ रही है। ईयू चीफ डिप्लोमेट जोसेफ बोरेल इन्होंने कंडेम किया इसराइल का जो कुछ काम इसराइल ने 5 महीने में गाजा में किया है। और इन्होंने कहा है कि जो इस समय फेमाइन की सिचुएशन गाजा में है वो टोटली मैन मेड सिचुएशन है। और उन्होंने अर्ज किया इसराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से कि वो सप्लाईज को तुरंत गाजा के इलाकों तक पहुंचने दे, उसे रोकने की कोशिश ना करे। उन्होंने ये भी कहा आगे कि यूरोपियन लीडर पिछले कुछ दिनों में बेंजामिन नेतन्याहू से मिले थे और उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से अपील की थी कि वो गाजा के इलाके में जो सप्लाईज है उसको तुरंत बहाल करे और इमीडिएट सीज फायर करे गाजा में। अभी ओलेफ सोल्स कल के दिन वो नेतन्याहू के साथ मिलकर उन्होंने इसी चीज़ों को रखा था। जोसेफ बोरेल आगे कहते हैं कि जो फेमाइन की सिचुएशन गाजा में है वो मैन मेड सिचुएशन है, वो नेचुरल डिजास्टर कोई सिचुएशन नहीं है, बल्कि उसको इसराइल ने जानबूझ के एक पॉलिसी के तहत उसने गाजा में सप्लाईज को रोक के रख रखा है। इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर है इसराइल कैच, उन्होंने बोरेल के जो स्टेटमेंट है उसको उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और कहा कि जोसेफ बोरेल को इसराइल के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए और इसराइल की आलोचना नहीं करनी चाहिए। वो इसराइल कैच करे कि हमने तमाम दिक्कतों के बावजूद हम गाजा में सप्लाईज पहुंचा रहे हैं। उनरुवा जैसी एजेंसी जो कि हमास के साथ मिली हुई है वो एजेंसी को हम काम करने दे रहे हैं ताकि लोगों तक सप्लाई पहुंचे। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हमको जो इंस्पेक्शन है वो करना पड़ेगा क्योंकि जो हमास है वो सप्लाईज का अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो इंस्पेक्शन हमको करना ज़रूरी है। उनरुवा के जो कमिश्नर जनरल है फिलिप लाजरनी, उनको इसराइल ने एंटी देने से मना कर दिया गाजा में। और फिलिप लाजरनी का स्टेटमेंट निकाला उसमें उन्होंने कहा है कि जो उनकी ट्रिप थी गाजा की उससे वो ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस को कोऑर्डिनेट करने पहुंच रहे थे ताकि किस तरह से सप्लाईज को लोगों तक कोऑर्डिनेट तरीके से पहुंचाया जाए। इसराइल ने लगातार वो उनरो के ऊपर आरोप लगाता आ रहा है। एक तो उसका आरोप ये है कि उनरो की जो फैसिलिटीज है गाजा में उसमें हमास के लीडर छुपे हुए रहते हैं। दूसरा वो ये भी कहता है कि उनरो के जो कुछ स्टाफ मेंबर है वो हमास के साथ मिलकर उन्होंने 7 अक्टूबर के दिन अटैक इसराइल के ऊपर किया था। हालांकि इसराइल ने अभी तक ये 7 अक्टूबर का जो आरोप लगाया उसके ऊपर उसने कोई एविडेंस अभी तक दिया नहीं है, लेकिन उसके जो आरोप है यूएन एजेंसी जिसमें उनरो भी शामिल है उसके ऊपर लगातार इसराइल लगाते आ रहा है। इसराइल के जो अपोजिशन लीडर है ये रिपीट उन्होंने एक आह्वान दिया अपने देश के पार्लियामेंट्रियन को और कहा है कि इसराइल कैनेसेट में नेतन्याहू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आना चाहिए।
उन्होंने ये भी कहा कि नेतन्याहू को स्टेप डाउन कर देना चाहिए, इस्तीफा खुद दे देना चाहिए। वो इसलिए दे देना चाहिए कि उनकी उनकी देख रेख में इसराइल के ऊपर हॉलोकॉस्ट के बाद अभी तक का सबसे बड़ा हमला हुआ था। वो कहते हैं कि नेतन्याहू के पास मौका था इस सबको रोकने के लिए, उनके पास सिक्योरिटी अलर्ट था, मौजूद ही कि हमास टेरर अटैक कर सकता है इसराइल के अंदर, फिर भी उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया। वो सत्ता में बने रहने के लिए नेतन्याहू इस समय हर संभव कोशिश कर रहे हैं, ये भी यार लेपिड का आरोप है। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा जैसा हमारे देश में 7 अक्टूबर के दिन हुआ है, अगर ऐसा किसी दूसरे देश के साथ होता तो दूसरे देश का जो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट वो इस्तीफा दे देता। हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए इस समय एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है इसराइल की। कुछ लोगों का कहना है कि हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा रफा के ऊपर, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए सीज फायर करनी पड़ेगी गाजा में। तो इसके ऊपर भी अभी नेतन्याहू की काफ़ी आलोचना हो रही है, और इंटरनेशनल तो नेतन्याहू को काफ़ी यहाँ पर आलोचना का सामना करना ही पड़ रहा है। जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर एनेडा बेरबॉक, उन्होंने रिपोर्टरों के साथ बातचीत करते हुए कहा है कि आने वाले दिन में जब ईयू फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग होगी ब्रसेल में, तो उसमें ईयू की तरफ से हमास के ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा, और साथ में जो इसराइली सेटलर है जो कि वेस्ट बैंक में जो रहते हैं उनके ऊपर भी सैंक्शन लगाया जाएगा। ईयू लगातार वो सैंक्शन लगाने की बात वो करता रहा है, लेकिन अभी तक वो उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है, क्योंकि ईयू एक 27 मेंबरों का ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें हर मेंबर की सहमति होना ज़रूरी है, तभी जाके कोई प्रस्ताव पास हो पाता है। तो जहाँ तक सेटलर का इशू है, जो कि वो लोग हैं जो कि इसराइली है लेकिन वो वेस्ट बैंक के इलाकों में फ़िलिस्तीन लोगों के ऊपर हिंसा करते हैं, अमेरिका और यूके ने इनके ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। ईयू ने भी आज के दिन उसके जो उर्सुला वॉन डर लायन है ईयू की यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट, उन्होंने भी 2 दिन पहले कहा था कि वो भी वेस्ट बैंक सेटलर के ऊपर सैंक्शन लगाने का समर्थन करती है। हंगरी एक ऐसा देश था जो कि इसका विरोध कर रहा था, और इसराइल और हंगरी के संबंध काफ़ी मजबूत है, तो हंगरी इसमें रोड़ा अड़का रहा था। लेकिन आज के दिन ऐसा लगता है कि हंगरी ने जो अपना जो विरोध था उसको वापस ले लिया, और अभी ये 27 के 27 देश मिलके वेस्ट बैंक सेटलर के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। तो सेटलर लोगों के ऊपर अगर सैंक्शन लग जाएगा तो उसके बाद ये जो सेटलर है ये ईयू में नहीं आ पाएंगे, इनके ऊपर वीज़ा बैन लग जाएगा, और साथ में जो इनका अकाउंट होगा बैंक अकाउंट ईयू में वो भी फ्रोज कर दिया जाएगा। फ़िलिस्तीन न्यूज़ एजेंसी वफा ने रिपोर्ट किया कि फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास, इन्होंने टेलीग्राम भेजा रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को, और व्लादिमीर पुतिन को कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि, और व्लादिमीर पुतिन को जो जीत हासिल हुई है कल के दिन इलेक्शन में, उसके उसके उपलक्ष्य में इनको बधाई दी जा रही है। मोहम्मद अब्बास के संबंध काफ़ी अच्छे हैं पुतिन के साथ, और यहाँ पर लड़ाई के संदर्भ में देखा जाए तो रसिया इस समय मीडिएशन की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है, और उसने हमास को भी अपने देश में बुलाया था, साथ में जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की जो गवर्नमेंट है उसको भी बुलाया था। तो रसिया के संबंध काफ़ी अच्छे हैं फ़िलिस्तीन अथॉरिटी के साथ, और रसिया बार बार सीज़ फायर की बात कर रहा हो, कह रहा है कि गाजा में तुरंत सीज़ फायर होना चाहिए। तो उसको देखते हुए पुतिन के जो भूमिका है गाजा में, वो एज ए प्रो फ़िलिस्तीन देख सकते हैं हम।